हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के सारे प्रश्नोत्तरों को। तो इस वीडियो में सारे प्रश्नोत्तर तुम्हें पढ़ा दिए गए हैं। शुरू से अंत तक जितने भी प्रश्न बनते हैं, इन टेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न है, जो भी प्रश्नोत्तर हैं, उन सब को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और तुम यदि इसके पीडीएफ को चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ले सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या किया बातें, कौन कौन सी क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ने। तो बच्चों अपना बुक को खोल लो और पृष्ठ संख्या 105 को देखो। 105 में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देख सकते हो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो यहाँ पर जैसे तुम देख सकते हो, मान लो कि मैं अमीबा का एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अमीबा बच्चों एक कोशिकीय जीव होता है और उसके शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम होती है, जिसका मांग वो कैसे पूरा कर लेता है, विसरण के द्वारा। अब ये विसरण कैसे हो रहा है, तो देखोगे अमीबा के शरीर, अमीबा जानते हो ना, एक कोशिकीय जीव है, बहुत सरल जीव होता है। तो इसके शरीर के बाहर के वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है, वह इसके शरीर के द्वारा सीधे प्रवेश कर जाता है विसरण के द्वारा। और विसरण तुम जानते हो क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन से, यानी उच्च सांद्रता से पदार्थ निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, गमन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। तो तुम ये भी देख सकते हो कि अमीबा का पूरा शरीर चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, तो आसानी से विसरण के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है अमीबा के शरीर में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अपने शरीर की। तो तुम जानते हो कि हमारा शरीर करोड़ों करोड़ कोशिका से बना हुआ है, या फिर जो जटिल बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, उनका शरीर क्या है, बहुत ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, और हमें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पूरे शरीर, और तीसरी बात यह है कि हमारा पूरा शरीर का कोशिका भी वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। तो इन्हीं वजहों से हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का डिमांड है वह अलग तरीके से पूरा होता है। और हमारे शरीर में यदि बात करें तो विशेष प्रकार का हमारे शरीर में क्या है, अंग तंत्र लगा हुआ है। तो उसके बारे में भी आगे तुम्हें पढ़ना है, जिससे होकर के ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी होती है। तो चलो हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से अब यहाँ देख लेंगे। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनको अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो तुम ये बात नहीं भी लिखो तो सीधे ये भी लिख सकते हो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे जानते हो मनुष्य है, में शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है तथा शरीर का संरचना बहुत जटिल होता है। और साथ ही साथ देख सकते हो केवल बाहरी त्वचा की कोशिकाएं और रंध्र ही आसपास के वातावरण से सीधे संबंधित होती है। यदि पेड़ पौधे की बात करें तो हम वहाँ रंध्र की बात करेंगे। ठीक है, तो दो बात तुमने देखा कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर का पूरा कोशिका सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होता, ये दो बात। तो बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। ये बात तुमको अब यहाँ पर लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब चलो, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बोलता है कोई वस्तु सजीव है अथवा मतलब सजीव है या फिर निर्जीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो ये सीधा सीधा उत्तर है तुम्हारा जैव प्रक्रम के द्वारा, कि उसके शरीर में यदि जैव प्रक्रम होता है तो हम बोलेंगे वो सजीव है, और यदि जैव प्रक्रम नहीं होता है तो बोलेंगे निर्जीव है। और साथ ही साथ कोई सजीव है, उसके शरीर में जैव प्रक्रम हो रहा है तो बोलेंगे वह जीवित है, और किसी सजीव के शरीर में यदि जैव प्रक्रम बंद हो गया तो बोलेंगे अब वो मृत हो गया है।
ठीक है। तो जैव प्रक्रम तुम जानते ही हो कि हमारे शरीर में चलने वाली वो सारी अनुरक्षण की प्रक्रियाएं जो कि हमारे शरीर को जीवित रखती है, वही क्या है, तुम्हारा जैव प्रक्रम है। जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो यदि तुमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आसानी से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो। किसी जीव द्वारा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे, किन कच्चे सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो कोई जीव है अपने जीवन को चलाने के लिए अपने शरीर, जीवन मतलब उसका शरीर समझो। अब ऐसा नहीं कि पैंट शर्ट खरीदना है जीवन का मतलब, और अच्छे से फिल्म देखने जाना है, मोबाइल रखना, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अपने शरीर की बात हो रही है कि अपने शरीर को चलाने के लिए क्या क्या सामग्री उसको चाहिए। तो भाई सीधा सीधा सबसे पहले तो उसको भोजन चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, ये सब जान रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज उसको चाहिए। तो ऊर्जा के लिए, अपने शरीर के निर्माण के लिए उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये जानते हो कि ऑक्सीजन के द्वारा ही यह ऊर्जा, भोजन जो है वह छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा। मतलब ये भोजन, आगे पढ़ोगे तुम कि भोजन का जब पाचन हो जाता है तो जो पाचित भोजन है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया, तभी तो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो ना। और उसे ही हम लोग कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात यहाँ लिखना होगा। और तुम जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए वह जल की अति आवश्यकता है। हमारे शरीर का 70% भाग क्या है, जल है। तो इस प्रकार से ये कच्ची सामग्रियां हैं जिसका जरूर शरीर को बहुत ही आवश्यकता होती है। तो अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 4, बोलता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे। तो तुम जानते हो कि जीवन के अनुरक्षण कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं। तो ये जैव प्रक्रम कौन हो सकते हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है जो कि हमारे शरीर में होना चाहिए। इसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता है। तो ये यहाँ पर आदि भी लिख दिया गया, यानी कि कुछ और भी जैव प्रक्रम हो सकते हैं, लेकिन ये 4 तुम्हें मस्ट लिखना है जो कि इस चैप्टर में भी पढ़ाया गया है। अब आ गए हम लोग पृष्ठ संख्या 111 में, क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्न संख्या, यार ये तो बहुत आसान है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। देखो कभी कभी स्वयं पोषी जीव पूछ देगा और कभी स्वयं पोषी पोषण पूछ देगा, तो इसमें दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ये बात ध्यान देना। तो यह एक ऐसा पोषण है जिसमें स्वपोषी जीव क्या करते हैं, बाहर से लिए गए कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में संचित करते हैं, या इस तरीके से कह सकते हो कि वो भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव आहार या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मानव हो गया और तुम्हारा जू हो गया, ये विषम पोषी पोषण को करते हैं, और पादप होते हैं वह स्वपोषी पोषण को करते हैं। इस प्रकार से इसका हम लोग यहाँ पर उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन लिख देना होगा कि देते करते हैं, ऐसा भी लिख देना होगा थोड़ा सा। अब देखो, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। तो तुम जानते ही हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होगी, O2 की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी से तुम्हारा ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 और प्लस ये देखो ये H2O है, मैं उल्टा लिख दिया, और यहाँ पर 6O2 क्या होगा, मुक्त होगा। तो तुम देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री है वह क्या हो गया, यह हो गया तुम्हारा CO2 और जल यानी कि H2O। और यहाँ पर दो चीज और भी जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए यहाँ तुम्हें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और प्रकाश की तो आवश्यकता होती है
ये तुम जानते हो, लेकिन प्रकाश कोई सामग्री नहीं है, पदार्थ नहीं है, बोलेंगे कि ये क्या है, ये ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक है। और तुम्हारा क्लोरोफिल तो पौधे के अंदर ही होता है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कच्ची सामग्री में हम लोग मुख्य रूप से CO2 और H2O को लेते हैं। तो अब देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ही आवश्यक सामग्री, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं, ये बात लिख देना कि वातावरण से लेते हैं, रंध्र के द्वारा लेते हैं, ये बात लिख देना। रंध्र तो जानती हो स्टोमाटा कहते हैं। और जल भी लेते हैं तो जड़ के द्वारा इसे भूमि से प्राप्त करते हैं, तो ये बात तुम्हें यहाँ लिख देना है। अब देखोगे हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो भाई तुम जानते ही हो कि हमारे अमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है, जिससे कि HCl निकलता है। ये लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं ऐसे बता रहा हूं कि हमारे अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, जिसमें HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है तुमको, तो सिर्फ HCl के बारे में वर्णन करना है। तो HCl के बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य यह है तुम्हारा कि यह अम्ल मतलब HCl जो है, HCl क्या करता है, अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण कर देता है। ये बात लिख देना एकदम जरूरी से कि अम्ल जो निकलता है वह अमाशय का माध्यम अम्लीय कर देता है, और यह अम्लीय माध्यम पेप्सिन के क्रिया में सहायक होता है। यहाँ पर हार्मोन नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, ये है तुम्हारा एंजाइम, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, तुम जानते हो, तो उसको खुद से भी सुधार लेना चाहिए। और यदि तुमने नोट्स लिया है तो थोड़ा सा वहाँ भी तुम इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, जी हाँ। तो यहाँ देख सकते हो यह पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है, यानी यदि अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। और पेप्सिन क्या काम करता है जानते ही हो कि यह क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये भी पॉइंट है, इसको तुम लिख देना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, और ये अमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। ये पॉइंट्स भी तुम लिख सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे एग्जाम में लिख देने हैं जिससे कि तुमको सबसे अच्छा मार्क्स एग्जाम में आए, ठीक है। अब देखो पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है। तो एंजाइम, पहले तो तुम एंजाइम के बारे में थोड़ा सा लिख दो और उसके बाद इसका वर्णन कर दो। तो देखोगे कि एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये वर्ड तुमको लिखना है जरूरी से कि एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं या बदलने में सहायता प्रदान करते हैं। ये बात तुमको जरूर लिख देना है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन तुम याद कर लो। इन पाचक एंजाइमों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन हो जाता है। और एंजाइमों की अनुपस्थिति में ये जो भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हैं, उनका पाचन संभव नहीं है। तो यही बात यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से लिख के बता देना है कि इन पाचक एंजाइमों के द्वारा ही जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनका पाचन संभव हो पाता है, यही इसका कार्य है। अब उदाहरण भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब देखो जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करने के लिए जो छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो छोटी आंत है पाचित भोजन को अवशोषित करने के लिए मुख्य स्थान है। ये पॉइंट सबसे पहला लिख लोगे कि जो पाचित भोजन है, जो भोजन पच जाता है, वो मुख्य रूप से कहाँ अवशोषित होता है, तो छोटी आंत में अवशोषित होता है। अब जरा हम लोग बात करेंगे कि छोटी आंत का
अभिकल्पित किस किस प्रकार से अभिकल्पित है, किस प्रकार से उसका डिजाइन बना हुआ है। तो देखोगे इसमें लिख देना है तुमको कि जो क्षुद्रांत्र है उसकी आंतरिक भित्ति या आस्तर, देखो तुम आस्तर तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है इसलिए आस्तर लिखोगे। तो भित्ति मतलब आंतरिक, देखो ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, अरे ये नहीं जी सॉरी, ये वाला इसका ये आंतरिक स्तर है, उसी में अंगुली नुमा ये प्रवर्ध तुमको देखने को मिलेंगे। ये देखो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यही है तुम्हारा छोटी हाथ, तो इसका आंतरिक स्तर, इसमें छोटी छोटी अंगुली नुमा इस तरीके से प्रवर्ध तुमको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, आंतरिक अस्तर में उंगली जैसी संरचना या प्रवर्ध देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। और ये अवशोषण का सतही, अब देखो ये दीर्घ रोम कहते हैं, यहां तक लिख दिया। अब बोल रहा है कि ये क्या करता है, तो ये अवशोषण के लिए सतह का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है। देखो पहले ये सपाट था तो इसका क्षेत्रफल कम था, लेकिन जैसे ही ये ऐसे ऐसे हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर दीर्घरोम पाए जाते हैं जो कि सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखा तुमने, ये लिख देना है सतही क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। अब ये दीर्घ रोम का ही संरचना है कि इसमें रुधिर वाहिकाओं का बहुतायत होता है। देखो ये सब रुधिर वाहिकाएं यहाँ तुम देख सकते हो, ये देखो जो कि भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है। तो यहीं पर भोजन का अवशोषण होगा जो कि कहाँ चला जाएगा, इस रुधिर वाहिका में चला जाएगा। रुधिर वाहिका जानते हो ना, जिससे होकर के रुधिर बहता है और उससे होके रक्त में चला जाएगा और रक्त से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि हमारे शरीर में भोजन का मतलब ये जो पचे हुआ भोजन है एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से देखोगे कि हमारा जो क्षुद्रांत है कितना अच्छा उसका डिजाइन बनाया गया है। तो ये पूरा बात तुमको लिख देना है। यहाँ भी देख सकते हो ये अंगुली नुमा प्रवर्ध, ये देख सकते हो इस प्रकार से। और ये देखो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, यानी कि ये देखो यहाँ पर तुम्हारा रुधिर वाहिकाओं का जाल को दिखाया गया है। ये देखो रुधिर वाहिकाओं का जाल, समझ गए। अरे वाह, अब आ गए पृष्ठ संख्या 116 पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, बोलता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होता है। अब देखो बात हो रहा है जलीय जीवों की, जो जल में रहता है और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेता है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव, जलीय जीव भी होते हैं जो कि सांस जब लेना होता है तो वो हवा में सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना। लेकिन जो जलीय जीव यहाँ नॉर्मली जिसकी बात कर रहा है वह उन जलीय जीवों की बात कर रहा है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं। तो बात है, तुम ही सोचो जरा सा कि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा है बच्चा लोग, तो कम होता है। जबकि स्थलीय जीव जो है, स्थलीय जीव वो स्थल पे रहते हैं और हवा से ऑक्सीजन को लेते हैं, और हवा में ऑक्सीजन का मात्रा क्या है, ज्यादा होता है। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का मात्रा कम है और हवा में घुले हुए ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है। इस प्रकार से जो स्थलीय जीव है उनको बेनिफिट है कि नहीं है, लाभ है कि नहीं है, बिल्कुल है, उनको काफ़ी लाभ है। लेकिन जलीय जीवों के लिए ऐसा नहीं है और यही कारण है कि उनका शरीर में विशेष संरचनाएं होती है जो कि इस ऑक्सीजन को सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके। और साथ ही साथ ये जो जलीय जीव है उनका जो श्वसन दर होता है काफ़ी तीव्र होता है, जिससे वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारा बात तुमको यहाँ लिख देना है। तो देखोगे जो जलीय जीव है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं।
और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा जो कि लगभग 21% है की तुलना में बहुत कम है, ये तो जानते ही हो। इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की अपेक्षा क्या होती है, तेज होती है। यानी कि जो जलीय जीव है वो फास्ट सांस लेते हैं, तुमने देखा होगा कि वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें। मछलियाँ अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती हैं। वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। तो इसको लिखो या ना लिखो, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए दिया हुआ है, समझ गए। तो ये जल लेगा और जल को क्लोम से बाहर निकालेगा और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाएगा, रुधिर में पहुंचा दिया जाएगा। अब आ गया हमारा प्रश्न संख्या 2। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए यानी ऑक्सीडेशन के लिए यानी कि उपचयन के लिए बोलता है कि भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बताया था कि इसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये वाला पॉइंट तुमको ये पूरा चित्र बना देना है और इसको यदि चाहो तो एक्सप्लेन करके भी तुम लिख सकते हो। तो बस ये चित्र में ही तुम्हारा पूरा नंबर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अलग अलग जीव हैं या फिर अलग अलग स्थानों पर जो ग्लूकोज का टूटना है या ग्लूकोज से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसका अलग अलग मार्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वह कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बनाता है और ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही हो जाता है। तो ये प्रत्येक कोशिका में होगा इस प्रकार से कि कोशिका में इस प्रकार से यहाँ ग्लूकोज आया और उससे पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद अलग अलग प्रकार से इसका फिर आगे का पाथ डिसाइड होगा। जैसे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर देख सकते हो हमारे शरीर में यूजुअली क्या होगा, ये फिर कोशिका में कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है जिससे हमारा शरीर चलता है। ये सब बात जानते हो। अब बात है कि जब हम कोई विशेष कार्य कर रहे होते हैं जैसे कि साइकिलिंग कर रहे होंगे, कुश्ती कर रहे होंगे या फाइट कर रहे होंगे या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जहां पर ऑक्सीजन मतलब कि हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना ऊर्जा मिल रहा है उससे काम नहीं बन रहा है, शरीर को और ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ तो जान ही रहे हो कि ऑक्सीजन सारा ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो जा रहा है और इससे ऊर्जा मिल रहा है, यानी उस समय जितना ऑक्सीजन है उसी में और ऊर्जा चाहिए। तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में उसी समय यहाँ भी ऊर्जा मिल रहा है और एक और तरीका से शरीर हमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। तो वह कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में। तो पेशी कोशिकाओं में अब ये जो पायरुवेट है वह लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है और फिर हमें यहाँ से तो ऊर्जा मिल ही रहा था, यहाँ भी ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है, यानी डबल ऊर्जा मिल रहा है जिससे कि वह कार्य हम दक्षतापूर्वक कर पाएंगे। अब देखोगे यह तीसरा पथ क्या है, यीस्ट में देख सकते हो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह बनाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार से ये अवायवीय श्वसन को दिखाता है। तो ये 3 प्रकार है जिससे कि श्वसन कंप्लीट होता है। तो ये तीनों के बारे में पूरा तुमको यहाँ पर लिखना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद कर सकते हो कि मनुष्य में ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम जान रहे हैं कि हमारे शरीर में जब यह ऑक्सीजन नासा द्वार के द्वारा हमारे फेफड़ा में चला गया, फिर कूपिका में चला गया, तो उसके बाद कूपिका से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, रुधिर में चला जाएगा, यानी कि ब्लड में चला जाएगा। तो अब उसके बाद कैसे वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है।
तो इसका आंसर हम लोग, बहुत जरूरी क्वेश्चन है इसके, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। देख सकते हो कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन है, अभी ऑक्सीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका वहन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का वहन है वह किसके द्वारा होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। यानी हमारा जो रक्त है, रक्त में होता है आरबीसी और उसी में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जाता है। तो इस प्रकार से हो गया हमारा ऑक्सीजन का बात। अब यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2 का वहन कैसे होता है? तो यह जो है सो रुधिर में विलेय अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह वहन किया जाता है। यानी रुधिर में यह घुले हुए अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बोलता है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे डिजाइन किया गया है? तो सबसे पहले गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो तुम जानते हो कि जो मानव फुफ्फुस है वह आगे इस तरीके से ये देखो, ये मानव फुफ्फुस है, उसी में कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कूपिका, और इसी कूपिका में क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। और गैसों का विनिमय कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन अंदर की ओर चला जाएगा और CO2 बाहर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वह कहाँ हो रहा है? कूपिका में हो रहा है। तो भाई ये जो कूपिका है उसका संरचना इस प्रकार से होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ गैसों का विनिमय हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कूपिका में ऑक्सीजन जा सके। तो इसको कैसे अभिकल्पित किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है मानव फुफ्फुस को? तो वही यहाँ पर बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि जो फुफ्फुस होता है कि अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो यही तुम्हें भी लिख देना है कि फुफ्फुस के अंदर मार्ग जो है छोटे छोटे नलिका में विभाजित हो जाएगा और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करेगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिका कहते हैं। और यह देख सकते हो, यह जो कूपिका होता है पतली झिल्ली वाली रचनाएं होती है, यानी ये सिर्फ एक कोशिका की बनी होती हैं, एकदम पतली झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं, जिससे होकर के ऑक्सीजन ये रुधिर में जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर CO2 जो है वह वापस कूपिका में आ सकता है। तो ये जो इसका जो तुम्हारा झिल्ली है वह क्या है? बहुत महीन पतली होती है, ये लिख देना है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। अब देखो, तो ये जो कूपिका है यह एक विस्तृत क्षेत्रफल प्रदान करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचना इसीलिए बनी है हमारे शरीर में कि इसका जो है क्षेत्रफल ज़्यादा हो, और यदि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर में यह कर सकेगा, यानी कि यहाँ पर इसके सतह से ज़्यादा ऑक्सीजन का अवशोषण हो सकेगा। कूपिका के चारों ओर अब देखोगे कि रक्त वाहिकाओं का भी विस्तृत जाल होता है, जिसमें रक्त वाहिका में जानते हो क्या होता है? रक्त होता है, जिसमें रक्त में इन ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और रक्त में जो CO2 पूरे शरीर से आते हैं उसको वापस कूपिका में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है।
अब आ गए हम लोग पृष्ठ संख्या 122 की ओर। तो इसका प्रश्न देख सकते हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों का क्या कार्य है। तो इसका तो एक बहुत विस्तृत हम लोग लिख सकते हैं या फिर एकदम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मानव में वहन तंत्र का मुख्य घटक कौन सा है, हृदय है बच्चों, फिर है रुधिर वाहिकाएं और तीसरा क्या है, रुधिर है। तो ये तीनों हमारा जो वहन तंत्र है उसका मुख्य घटक है। लेकिन यहाँ पर अब इसका थोड़ा थोड़ा कार्य भी बोल रहा है, तो दो दो चार चार लाइन इसका कार्य भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जब हृदय की बात आती है तो तुम जानते ही हो कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। और ये जैसे हम लोगों ने इसको कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे घर है, घर में पूरे घर में मान लो कि पाइप बिछा हुआ है जिससे होकर के पानी के लिए पाइप बिछा हुआ है। तो ये जो पानी के लिए पाइप बिछा हुआ है, तो ये जो पाइप है वह क्या है, रुधिर वाहिकाएं है। पानी जो बहता है वह क्या है, रुधिर के जैसा है। और ये जो टंकी में मान लो पानी को पहुंचाया जा रहा है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, मान लो कि यहाँ पंप लगा है उसके द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो ये तीनों हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से व्यवस्था लगा हुआ है। जो पाइप यहाँ पर है उसी प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं फैली हैं। इस पाइप में जो पानी है वैसे ही हमारे शरीर में रुधिर है। और पानी को जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य कर रहा है पंप, वो हमारा हृदय है। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो यहाँ भी देख सकते हो कि हृदय क्या है, एक पंप की तरह कार्य करता है। तो हृदय में कैसे कार्य होता है, सिंपली दो लाइन में जैसे मैंने बताया था कि जो हृदय है ये पूरे शरीर के विभिन्न अंगों से बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर को अपने पास बुलाता है, यानी कि प्राप्त करता है। और फिर उसको ऑक्सीजन जोड़ने के लिए यह इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेज देता है। और जब फेफड़ा में इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये वापस अपने पास ले आता है और फिर पूरे शरीर में पंप कर देता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, यस, हृदय के द्वारा होती है। अब इसके बाद देखो कि रुधिर जो है विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। अब जो तुम्हारा रुधिर है इसका यही कार्य हो गया। अब रुधिर वाहिका, भाई रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का प्रवाह होता है, तो ये तुम लिख दोगे। तो रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक अथवा विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त को पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। तीनों के बारे में ऐसे ही लिख देना है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्तनधारी जो मैमल्स हो गए, जैसे कि हम लोग मैमल्स हैं बच्चों, और पक्षी बर्ड यानी कि चिड़िया में बोलता है ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है क्योंकि हम लोग जो होते हैं, मतलब जो पक्षी और स्तनधारी होते हैं, नियत तापी होते हैं, नियत तापी प्राणी होते हैं। ये पहला पॉइंट लिख देना है। दूसरा पॉइंट लिख देना है इसी कारण से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा, और अधिक ऊर्जा के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट लिख देना है इसी कारण से हम लोगों के शरीर में जो हृदय होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करके रखता है। देख लिया तुमने। तो ये 3 पॉइंट मेंशन करना यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसी को पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखोगे जो स्तनधारी होता है, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग इस 3 पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे। तो जो स्तनधारी होते हैं तथा पक्षी होते हैं वो नियत तापी प्राणी होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि उनका जो शरीर है अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का खपत करता है, ना कि वो पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी कि अब हम लोगों का शरीर एक खास गर्मी पर काम करता है, एक खास टेम्परेचर पे काम करता है, और उसके लिए हम लोगों को क्या खर्चा करना पड़ता है, ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है बच्चों। और इसी के लिए हम लोग जो है वो कैसे प्राणी है, नियत तापी प्राणी हैं।
तो वातावरण में देखोगे, चाहे ठंडे का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, कुछ भी हो, हम लोगों का टेम्परेचर एक खास लेवल पर होता है, क्योंकि हम लोग नियत तापी प्राणी हैं। तो तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद इन प्राणियों के शरीर का तापमान अपरिवर्तित रहता है। स्तनधारी तथा पक्षियों में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो नियत तापी प्राणी है और इस नियत ताप को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और तुम जानते हो कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे मिलता है? श्वसन के द्वारा मिलता है। यानी कि कोशिकीय श्वसन में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो बचे हुए भोजन है, जैसे कि ग्लूकोज है, वह टूटता है और टूट करके हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, यानी कि अधिक ऊर्जा हमें चाहिए तो उसके लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यानी कि ऑक्सीजनित और अधिक ऑक्सीजन की हम लोगों के शरीर में क्या होगी? आवश्यकता होगी। ये बात लिख देना है, ये बात यहाँ लिख सकते हो। और इसी कारण से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय के दाएं और बाएं भाग में आपस में मिलने से रोकना परम आवश्यक है, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वह क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। इस प्रकार का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच सकेगा। कब? जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग होंगे तब। यही इसका आंसर है बच्चों। तो देखा तुमने, पॉइंट वाइज सोचो कि क्या क्या पॉइंट जरूरी है, उन पॉइंट्स को वर्णन करना वहां बहुत जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। अब देखोगे, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के मुख्य ऊतक दो प्रकार, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो ये तो तुम भी जानते हो कि दो है, पहला है जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवणों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन बनता है उसको क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। यानी कि भोजन का वहन कौन करेगा? फ्लोएम। और जाइलम क्या करेगा? जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह वहन करता है। अब देखोगे, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर तो तुम जानते ही हो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। देखो यहाँ पर तो पादप में जो भोजन जल है या खनिज लवण है, सबसे पहले तो देखो कि जो जल है और खनिज लवण है, ये देखो, ये हम लोग बना दिया जड़। तो जड़ के द्वारा ही जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। और ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जानते हो कि जल का अवशोषण होता है। परासरण के द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जल का तो अवशोषण हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे खनिज लवण होते हैं जिसका अवशोषण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये दूसरी बात जान लो। और जल और खनिज लवण इस प्रकार से पौधे के जड़ में पहुंच जाते हैं। तो जड़ में तो पहुंच गए, लेकिन जड़ से ऊपर की ओर कैसे जाएंगे, इसको हम लोगों को समझना है। तो यहाँ तो तुमने एक चीज समझ लिया कि ये जाइलम नामक ऊतक के द्वारा ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब ये नीचे से ऊपर विभिन्न भागों में जल और खनिज लवण कैसे पहुंचता है, इसी को हम लोग को देखना है। तो दो बात यहाँ बता देना है कि रात्रि के समय जो जल का परिवहन है, अब जल का परिवहन कहा जा रहा है मतलब जल में खनिज लवण घुला है। ये बात ध्यान रखना कि जो जल का परिवहन होता है वह मूल दाब के कारण होता है, और दिन के समय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? जल का परिवहन होता है। ये बात याद रखना है।
तो मूल दाब क्या है? देखो, जो मूल रोम है यानी कि जो जड़ है उसमें जो मूल रोम है, मूल मतलब जड़ समझ लो, तो मूल रोम क्या करेंगे? जल का अवशोषण करेंगे। तो जब जल का अवशोषण करेंगे तो वो कोशिकाओं में पहुंच जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, और उसी को टर्जिट भी कहते हैं, फूला हुआ अवस्था में। अब जब ये फूल जाएगा तो फूलने के कारण ये एक दाब उत्पन्न करता है और इसे ही क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। अब इस दाब के कारण क्या होता है कि जो जाइलम है उसमें जो जल है उसकी वाहिनियों में प्रवेश कर जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। समझ गया बच्चों? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस हो गया, यही है तुम्हारा मूल दाब। तो अब दूसरा देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो यही मेन चीज है जिसके द्वारा जो पौधे हैं उसमें जड़ से पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर जब वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? वाष्प के रूप में जब जल की हानि होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ जल की हानि हो रही है और ये जो जल है फिर एक खिंचाव बल यहाँ पर लगाता है। इस हानि के कारण, इस लॉस के कारण एक खिंचाव बल लगाता है और इस कारण से जल जो है वो नीचे से ऊपर की ओर खिंचाव महसूस करता है और इस प्रकार से यह जो खिंचाव है तुम्हारा अल्टीमेटली जड़ों तक महसूस होगा और जो पानी है नीचे से ऊपर की ओर एक चेन में जाता रहेगा इस प्रकार से, और ये पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। तो यही, इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तेजी से वाष्पोत्सर्जन करने वाली पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार पत्तियों के द्वारा पानी की हानि होती है, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जब पानी पत्ती से बाहर निकलेगा तो इस कारण पत्ती के जाइलम पर पानी की मांग के लिए तनाव पड़ना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर जब ये पानी बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर जान रहे हो कि यह जाइलम है और इस जाइलम पर तनाव पड़ना शुरू होगा, मतलब डिमांड आना शुरू होगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब देखो पत्ती के जाइलम को पानी तने व तने से जड़ तक पानी की पूर्ति की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? पत्ती जो है वहाँ जाइलम और ये जाइलम ऊपर से नीचे तने तक है और तने से जड़ तक पूरा फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर खिंचाव होगा, यहाँ पर डिमांड होगा तो ये आगे की ओर ये खिंचाव पैदा करता जाएगा और अल्टीमेटली ये खिंचाव नीचे तक पहुँच जाएगा और नीचे से ऊपर एक चेन की भांति यह जल जो है ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से पत्ती का जाइलम पानी की मांग को तने से जड़ तक स्थानांतरित कर देता है। यानी जो पानी की मांग है वह कहाँ जाएगी? पत्ती से जाइलम, जाइलम से तना और तना से तुम्हारा जड़ तक ये मांग चला जाएगा। तो तुम्हें वर्ड याद रखना है, पानी का मांग। ठीक है, ये जो पानी का मांग है वो पत्ती से कहाँ जाएगा? जाइलम, जाइलम से तना, तना से जड़ तक पहुंच जाएगा और इस कारण जड़ें अधिक पानी का अवशोषण करने लगेंगी, या बोलेंगे जड़ जो है पानी का अवशोषण करने लगेगा। ठीक है, यही लिख देना है तुम्हें। इस प्रकार एक चूषण बल, जिसे बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ठीक है, यह चूषण बल उत्पन्न होगा जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहेंगे। ये पॉइंट तुम जरूर लिख देना, जिसके कारण क्या होता है? पानी जो है जड़ से तना, तना से पत्ती तक ऊपर के भागों में चढ़ जाता है। समझ गए? अब चलो, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने जल का स्थानांतरण देखा, इस जल के स्थानांतरण में कोई भी ऊर्जा का खपत नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पादप में भोजन के स्थानांतरण की, तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का खपत होता है। तो देखो, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था अलग से। ठीक है, तो यहाँ पहले बना लो तुम जाइलम और ये तुम्हारा हो गया फ्लोएम। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा, मान लो यहाँ पर पत्ती को हम लोगों ने दिखा दिया है इस प्रकार से। तो देखो, भोजन कहाँ बनेगा? भोजन बनेगा तुम्हारा
पत्ती में, और यह जो भोजन है फिर पत्ती में बनने के बाद कहाँ चल जाएगा, फ्लोएम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फ्लोएम में। इस प्रकार से ये फ्लोएम में पहुंच जाएगा। ये देखो फ्लोएम में भोजन पहुंच जाएगा। तो जो भोजन बन रहा है पत्तियों में वो फ्लोएम में जा कैसे रहा है, तो एटीपी ऊर्जा उसके लिए उपयोग करता है, और उस ऊर्जा का उपयोग करके ये भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, फ्लोएम में। जैसे ही भोजन फ्लोएम में पहुंच जाता है, यहाँ बगल से जाइलम से यहाँ पर पानी पहुंचना शुरू करता है, जिस कारण से यहाँ दाब बढ़ जाएगा, और ये जो भोजन है वह जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यदि भोजन नीचे ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर चढ़ेगा, और भोजन ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर से नीचे चढ़ेगा। जैसे वसंत में यह नीचे से ऊपर भोजन जाएगा पतझड़ के समय, और जब भोजन बनेगा नॉर्मली तब ऊपर से नीचे और विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण होगा। यही सिंपल सा इसमें क्या है, एक प्रोसेस है। तो उसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। तो जाइलम के द्वारा जो भोजन बन रहा है वह एटीपी ऊर्जा उसमें चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण से जो प्राप्त सुक्रोज होता है वह फ्लोएम में क्या करता है, फ्लोएम में वह चला जाता है, फ्लोएम में उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसमें क्या लगता है, ऊर्जा लगता है। समझ गए कि सबसे पहले ये जो भोजन है सुक्रोज जैसे पदार्थ, सुक्रोज यहाँ पर वर्ड यूज करना है तुम्हें, सुक्रोज जैसे पदार्थ है वह भोजन कहाँ चला जाएगा, फ्लोएम में, और उसमें ऊर्जा लगेगा। यहीं पर ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे ही भोजन अब फ्लोएम में पहुंच जाएगा तो उनका परासरण दाब बढ़ जाएगा। तो इसका परासरण दाब बढ़ जाएगा, जिसके कारण फिर पानी क्या हो जाएगा, इधर आना शुरू करेगा जाइलम से। ये देखो ये हो गया जाइलम। ठीक है, तो जाइलम में जल क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उत्तक तक ले जाएगा। अब यह जो दाब है, यही जो दाब है, इस कारण से फ्लोएम से जो भोजन है एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह कहे जाने का मतलब है कि जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, या ज़्यादा से कम की ओर नहीं जाएगा। इस तरीके से नहीं कहना चाहते तो ये बोलो, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर वह चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भोजन का एक जगह से दूसरी जगह गमन होगा, और भोजन के गमन को ही हम लोग भोजन का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना। अब आ गया पृष्ठ संख्या 124। बोल रहा है वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो वृक्काणु बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब VVI क्वेश्चन है, तुम जानते हो। और मूत्र निर्माण तो एकदम महा VVI क्वेश्चन है, ये भी तुम जानते हो। इस पूरे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो तुम्हें याद कर ही लेना चाहिए। तो वृक्काणु की संरचना जैसे तुम जानते ही हो, इसमें ज़्यादा भाग तुमको याद नहीं रखना है। सबसे पहला ग्लोमेरुलस याद रखना है, फिर तुम्हारा बोमेन संपुट, ये देखो ये ग्लोमेरुलस है, और ये बाहर वाला जो दिख रहा है वह है बोमेन संपुट, इसको याद रख लेना है। ठीक है, और फिर ये तुम्हारा वृक्काणु का नलिकाकार भाग है, ये नाम तुमको याद रखना है, और इसी की संरचना को दिखा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो प्रत्येक वृक्काणु में एक कप के जैसा आकृति होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। ये देखो यही क्या होता है, बोमन संपुट, इस प्रकार से। और यही जो बोमन संपुट है आगे नलिकाकार भाग में क्या होता है, खुलता है। तो बोमन संपुट से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसे नेफ्रॉन का नलिकाकार भाग कहते हैं। तो ये पहला तुमने समझ लिया, बोमन संपुट। दूसरा ये क्या हो गया, नलिकाकार भाग, दो भाग हो गया। और तीसरा ये होता है तुम्हारा, इसके बीच में केशिकाओं का जाल होता है, उसी का एक गुच्छा जैसा संरचना होता है। तो रक्त केशिका है, ये केशिका देखना, केशिका, केशिका का जाल होता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं कोशिका मिस्टेक से हो गया है, बुक में भी तुम्हारा मिस्टेक हुआ है, लेकिन उसको केशिका बना दोगे तो इसको केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा केशिका गुच्छ क्या होता है। तो ये रक्त केशिकाओं का जाल जैसा एक रचना होता है, रक्त केशिकाओं का एक जाल जैसा
रचना होता है जिसे हम लोग केशिका गुच्छ कहते हैं। बस इतना लिख देना है। बस तीन समझ गए ना तुम। पहला हो गया तुम्हारा बोमेन संपुट, ये कप के जैसी आकृति है। दूसरा हो गया नलिकाकार भाग, और तीसरा हो गया केशिका गुच्छ, और चौथा हो गया तुम्हारा संग्राहक वाहिनी। ये देखो यही है संग्राहक वाहिनी। तो यह संग्राहक वाहिनी में जाकर के बहुत सारी नेफ्रॉन क्या होते हैं, मिलते हैं। इस प्रकार से देखोगे कि ये संग्राहक वाहिनी में बहुत सारे इस प्रकार से ये जाकर के क्या होंगे, मिलते जाएंगे। तो इस प्रकार से तुमने देखा इसका संरचना हो गया। अच्छा, विक्काणु का क्या कार्य है भाई? तो VBI क्वेश्चन है तुम्हें, जैसे मैंने बताया था। विक्काणु का सीधा सीधा कार्य है मूत्र का निर्माण। तो मूत्र का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? वृक्काणु में होता है। तो वृक्काणु में मूत्र के निर्माण के लिए दो प्रोसेस हैं, तीन प्रोसेस है यूजुअली, लेकिन तुमको दो ही लिख देना है। पहला है केशिका गुच्छ निस्यंदन और दूसरा है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। तो ये दो पॉइंट्स तुम्हें लिख देना है, बात खत्म, तुम्हारा नंबर पूरा आ जाएगा। लेकिन ये सारे अच्छे से लिखने होंगे। तो देखो हमने क्या देखा कि ये देखो ये बोमेन संपुट है। तो बोमेन संपुट का ये जो भीतरी दीवार है, ये देखो ये जो भीतरी दीवार है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे ये जो केशिका गुच्छ है इसका जो दीवार है। तो इन दोनों से होकर के जो ब्लड है यानी कि रक्त है उसको क्या किया जाता है, छान दिया जाता है या निस्यंदन किया जाता है। यह हिंदी वर्ड है, तुम्हें याद रखना होगा। छानना वर्ड नहीं यूज करोगे तो वर्ड करोगे कि निस्यंदन किया जाता है। किससे होकर के? तो केशिकाओं से होकर के और बोमेन संपुट के भीतरी दीवार से होकर के रक्त का निस्यंदन होता है, और इसी को कहते हैं केशिका गुच्छ निस्यंदन। ठीक है। तो जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तो ये वृक्क धमनी हो जाएगा, वृक्क धमनी। तो वृक्क धमनी की शाखा जब कहाँ प्रवेश करेगी, वृक्काणु में प्रवेश करेगी, तो वहां पर तुम्हारा निस्यंदन होगा खून का, और उसमें जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ केशिका गुच्छ में से छन कर बोमन संपुट में आ जाते हैं। ये बात तुमको लिखना है। तो ये बात क्या लिखा हम लोगों ने कि भाई जो वृक्क धमनी से रक्त आया उस रक्त को छान दिया जाता है, निस्यंदित कर दिया जाता है केशिका गुच्छ के द्वारा, और साथ ही साथ बोमेन संपुट के भीतरी दीवार के द्वारा, और वो जो छना हुआ पदार्थ है वह बोमेन संपुट में आता है। और ये जो छना हुआ पदार्थ है इसको बोलते हैं प्रारंभिक निस्यंद। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक निस्यंद। और इस प्रारंभिक निस्यंद में काफ़ी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होती है। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जिसको शरीर के बाहर निकालना होता है वह इसमें होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ भी होते हैं, जैसे लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ये तथा जल हो गया। ये सब अच्छे पदार्थ भी यहाँ पर छन जाते हैं। इन सब को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक निस्यंद। अब देखो यदि ये प्रारंभिक निस्यंद सीधे शरीर के बाहर चला जाएगा तो कितना हानि होगा, क्योंकि इसमें अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, जल है, लवण है, सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तो इसलिए इनका क्या किया जाता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण किया जाता है। यानी कि वृक्काणु के नलिकाकार भाग में ये देखो ये जो अब आ गया तुम्हारा, ये जो सारा चीज गया वह नीचे नलिकाकार भाग में आ जाता है। और इस नलिकाकार भाग में क्या होता है, ये जो प्रारंभिक निस्यंद है उसमें जो जो अच्छे पदार्थ हैं उसको फिर क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पर रक्त नलिकाएं, वहां पर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो यही तुमको लिखना है कि वृक्काणु का जो नलिकाकार भाग है उसमें प्रारंभिक निस्यंद का जो उपयोगी पदार्थ है जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल को क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और तीसरा तुम्हें नहीं लिखना है बच्चों, सीधे लिख देना है। और इस प्रकार जो पदार्थ बच जाता है वही मूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको समय समय से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसमें तुम्हारा अपशिष्ट पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है। समझ गए? ये बात हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा बन गया ये
हाँ यस, मूत्र का निर्माण हो गया। ये वाला पॉइंट तुम्हें लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए ये पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, हालांकि नोट्स में ये भी वर्णन किया गया है। अब देखो, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए जो पादप है प्लांट से किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो यदि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ को निपटारा करना है तो जानते हो कि CO2 क्या हो गया, हमारे लिए उत्सर्जी पदार्थ हो गया। हमारे शरीर में त्वचा है, उससे फिर उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं। और हमारे शरीर का जो मेन उत्सर्जी अंग है वह क्या है, किडनी है, यानी कि वृक्क है, जिससे होकर के नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल हो गया। ये हमारे शरीरों में होता है। और साथ ही यह भी जान लो बच्चों की जो अलग अलग जंतु होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे चिड़िया हो गया, कॉकरोच हो गया, या और भी जो जीव हो गए, उसमें भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ शरीर में बनते हैं और उसको अलग अलग तरीके से शरीर से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ बात जंतुओं की नहीं हो रही है, पादप की हो रही है। तो भाई पादप में भी क्या उत्सर्जी पदार्थ है, बिल्कुल है, और इसको भी शरीर के बाहर वो निकालते रहता है। तो देखो, तो ये पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी के लाइंस को ही लिखा गया है, उसी को तुम याद करके लिख सकते हो। तो पौधे कुछ पदार्थों को व्यर्थ के रूप में आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। सबसे पहला ये है कि जो वर्ज्य पदार्थ हैं उसमें कुछ पदार्थ को मृदा में वो उत्सर्जित कर देता है, यानी मिट्टी में उत्सर्जित कर देता है। अब यहाँ देखो कि ऑक्सीजन जो है दिन के समय ये भी पौधे के लिए एक वर्ज्य पदार्थ होता है, लेकिन इसके बारे में लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से लिख दोगे कि व्यर्थ पदार्थों गोंद तथा रेजिन के रूप में पुराने जाइलम उत्तकों में एकत्रित हो जाते हैं। तो गोंद तथा रेजिन उसके लिए वर्ज्य पदार्थ है, वह जाइलम उत्तक में क्या करेगा, एकत्रित होगा। इस ये दूसरा पॉइंट बना दोगे। तीसरा लिखोगे अनेक पादप व्यर्थ पदार्थ को कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में जमा करते रहते हैं। कोशिका का जो वैक्यूल होता है उसमें जमा करते रहते हैं और व्यर्थ पदार्थ को पत्तों में भी एकत्रित कर देता है, और फिर उसके बाद वो पत्ते गिर जाते हैं तो वह जो पौधे हैं वह उस वर्ज्य पदार्थ से मुक्ति ले लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ पौधे फालतू पानी को, फालतू वर्ड यूज करेंगे या बोलेंगे आवश्यकता से अधिक पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो ये सारा पॉइंट्स तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मूत्र बनने की मात्रा नियमन किस प्रकार होता है। तो तुमने देखा कि किस प्रकार से मूत्र बनने का सबसे पहला जो प्रोसेस था वह था निस्यंदन और दूसरा था पुनः अवशोषण। तो जो मूत्र बनना होता है, मूत्र कितना मात्रा में बनेगा वह निर्भर करेगा तुम्हारा पुनः अवशोषण पर। और पुनर्अवशोषण किस पर निर्भर करेगा, तो पुनर्अवशोषण निर्भर करेगा कि कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ को उत्सर्जित करना है। यही बात तुम्हें लिख देना है कि कितना विलेय, विलेय मतलब घुला हुआ, वर्ज्य मतलब व्यर्थ पदार्थ जिसको शरीर से उत्सर्जन करना है वह कितना है, ज़्यादा है कि कम है, उसी के मात्रा के आधार पर पुनः अवशोषण होगा और उसके कारण फिर मूत्र का मात्रा ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि तुम जानते हो कि जो अतिरिक्त जल है उसको वृक्क में, या फिर बोलेंगे कि जो अतिरिक्त जल है उसको नेफ्रॉन में हम लोग क्या कर देते हैं, पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है और उसका पुनः उपयोग हो जाता है। ये देखा था ना हमने, जो नलिकाकार भाग है उसमें पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो अतिरिक्त जल है उसको क्या कर लिया जाएगा, पुनर्अवशोषित कर लिया जाएगा और उस प्रकार से मूत्र ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा इसका नियमन होता है। यानी कि यह देखा जाएगा कि वहाँ पर मूत्र ज़्यादा बन रहा है या फिर कम। तो बच्चों आ गए हम लोग अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर। चलो देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अरे भाई ये तो BBI क्वेश्चन है। तो वृक्क संबंधित है तुम्हारा उत्सर्जन से, और ये भी मैंने बताया था यदि तुमसे पूछेगा कि हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का
या भी उत्सर्जन का एक मुख्य अंग कौन है, या फिर प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो तुमको उत्तर देना है वृक्क या फिर किडनी। और वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं जरा बताओ, नेफ्रॉन बोलते हैं, ये भी तुम याद रखना। अब देखोगे पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, तो ये तो बहुत आसान है बच्चों की, जल और खनिज लवण के वहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ जो चीज दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। क्योंकि तुम जानते हो कि स्वपोषी पोषण में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही है। अब देखो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह कहाँ होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है वह टूटता है तुम्हारा कोशिका द्रव में और फिर पायरुवेट बनाता है। ठीक है, पायरुवेट या पायरुवेट जो भी लिख सकते हो पायरुवेट बनाता है। और फिर ये चल जाता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या करता है, यहाँ पर ये पूर्ण रूप से टूटता है, CO2 बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्जा देगा ATP के रूप में। और तुम्हें पता भी होगा कि यहाँ पर यही जो ऊर्जा है उसे ऊर्जा करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ATP को। और तुम्हें ये भी पता होगा कि यह जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है। तो यही वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाएगा। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सब बात तो तुम जानते ही हो बच्चों, यदि तुमने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत 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 सारी चीज़ तुम जानोगे। अब देखो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो भाई वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ये बात जान लेना कि वसा का पाचन शुरुआत भी छोटी आंत में होगा और वसा का पूर्ण पाचन भी कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो देखो कैसे शुरुआत होगा, तो वसा जिसे छोटी आंत में जो वसा जो होता है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ये बात तुमको लिखना होगा कि वसा किस रूप में होता है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में। किस रूप में, बड़ी गोलिकाओं के रूप में। और फिर यह क्या होता है, यह जो बड़ी गोलिका है इसमें यकृत से स्रावित पित्त लवण आते हैं और इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। तो ये जो वसा होता है किस रूप में होता है बच्चों, बड़ी गोलिकाओं में होता है, के रूप में होता है। उसे पित्त लवण यानी कि यकृत यानी लीवर से जो पित्त लवण निकलेगा वह इस पर काम करेगा और इन बड़ी गोलिकाओं को फिर छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा, जिससे कि फिर इस पर एंजाइम क्रियाशील हो सके या फिर इस पर एंजाइम काम कर सके। तो बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में खंडित करने की प्रक्रिया इमल्सीकरण देख सकते हो कहते हैं, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो तो यहाँ पर बड़ी गोलिका से छोटी गोलिका बन गई किसके द्वारा, पित्त लवण के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है, लाइपेज नामक एक एंजाइम है वह आएगा और यह जो लाइपेज एंजाइम है वह उसको पूर्ण रूप से पाचित करके वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो तुम ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे तो दो बात लिख सकते हो कि यकृत का पित्त लवण बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, फिर इस पर लाइपेज नामक एंजाइम कार्य करता है और इसको पूर्ण रूप से पाचित कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये सारी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, बस इतना ही लिख देना, एक नंबर पूरा नंबर 100% नंबर आ जाएगा। अब देखो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो तुम जानते ही हो कि लार जो है वह कहाँ से निकलता है, लाला ग्रंथि या लासा ग्रंथि, या फिर तुम यह भी जान लो कि ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो यह सबसे पहला इसका उपयोग यह हो गया कि ये भोजन में जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो ये लार उसमें मिल जाता है और उसको निगलने के में आसानी होता है। यदि लार बनना बंद हो जाए तो भोजन को हम आसानी से नहीं निगल पाएंगे, बहुत कठिनाई होगी, दर्द होगा और भोजन निगलना मुश्किल हो जाएगा।
तो बच्चे लोग इस पॉइंट को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी का लार बनना बंद हो गया था, तो उनका भोजन खाना मुश्किल हो गया था, वो भोजन को खा भी नहीं पा रहे थे सही ढंग से। तो सोच लो कि कितना इम्पोर्टेंट है लार का बनना। तो ये बात बहुत बड़ा चीज़ है, बच्चे इस पॉइंट को बहुत सिंपल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों, इसको तुम जरूर लिख देना। और दूसरा तो तुम जानते ही हो कि लार में एंजाइम होता है, एमिलेज नामक एंजाइम होता है, और ये जो एमिलेज नामक एंजाइम होता है वह क्या करता है, वह तुम्हारा मंड जैसे जटिल अणु को किस में तोड़ देता है, सरल शर्करा में, सरल शर्करा में तोड़ देता है। इस बात को तुमको जरूर लिखना है, इस पॉइंट को। किसके द्वारा, तो मंड क्या हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसको एमिलेज नामक एंजाइम सरल शर्करा में बदलेगा, और ये जो एमिलेज नामक एंजाइम है वह कहाँ रहता है, लार में होता है। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत जरूरत का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन कौन सी है और उनके उत्पाद क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वपोषी को हम लोग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि स्वपोषी में मुख्य रूप से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ही होता है। हालांकि तुम जान लो कि स्वपोषी पोषण में कुछ केमिकल्स के द्वारा भी भोजन, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह केमिकल्स के द्वारा भी भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वह भी स्वपोषी पोषण होता है। लेकिन यहाँ पर यदि स्वपोषी पोषण बोला गया तो हम लोग इसको प्रकाश संश्लेषण के रूप में देखेंगे। और तुम देखोगे कि इस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल वहाँ पर पाया जाना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तब वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण बनेगा। अब प्रकाश संश्लेषण होने के बाद कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है, ये इसका उत्पाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो भाई वायवीय श्वसन देख सकते हो, अवायवीय श्वसन काफ़ी अंतर है। पहला जानते हो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो दूसरा यहाँ पर देखोगे कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, तो ये वाला बात है वायवीय, इसलिए बोलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होगा, लेकिन अवायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है, और यही कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। दोनों बात समझ गए। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जो वायवीय श्वसन होगा उसमें CO2 गैस तथा तुम्हारा जल क्या है, जल मतलब H2O क्या है, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर अवायवीय श्वसन तुमने देखा था, इसमें एथेनॉल बन सकता है, फिर लैक्टिक अम्ल भी हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखोगे उच्च मात्रा में ऊर्जा, कम मात्रा में ऊर्जा, ये मैंने बता ही दिया। अब ये वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होता है अवायवीय श्वसन। इस प्रकार से ये अंतर हो गया। अब देखो गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार डिजाइन होता है, कूपिकाओं का डिजाइन किस प्रकार होता है। तो ये तो ऊपर भी मैंने पढ़ा दिया था कि श्वसन तंत्र में जो फुफ्फुस के अंदर जाएंगे तो अनेक छोटी छोटी नालियों का विभाजन होता है, और वो विभाजित होकर के गुब्बारे जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग कूपिका एल्वियोलाई कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया ना ऊपर में, क्वेश्चन वही है। अब देखोगे कि यह एक सतह उपलब्ध कराता है। अच्छा ये भी देखना कि यह जो कूपिका है वह एक सेल जितना मोटा होता है, यानी कि इसकी भित्ति क्या होती है, बहुत पतली होती है, और यही वह सतह उपलब्ध कराता है जिससे गैसों का आदान प्रदान हो सके। ये बात याद रखना है कि इसी में वह स्वतः मिलेगा जिससे कि गैसों का विनिमय हो सकेगा। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढांप सकता है, यानी 10 मीटर बाय 8 मीटर का यदि कमरा है
तो उतना एरिया को ये क्या कर सकता है, इतना ढांप सकता है। सोच लो, कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत विस्तृत जाल होता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि कूपिका जो होता है वह ये पतली भित्ति का होता है, उसके बाहर रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। तो ये सारा डिजाइन है कूपिका का, जिससे कि वह गैस का मैक्सिमम विनिमय, मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकता है। तो ये कूपिका का बात हो गया। लेकिन फुफ्फुस का भी बात होगा, तो फुफ्फुस के अंदर ही मुख्य रूप से कूपिका को ही वर्णित करना है। तो दोनों एक ही तरीके से आंसर लिख सकते हैं। अब देखोगे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बच्चा लोग, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक है, और यही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह शरीर में ले जाता है। और यदि शरीर में तुम जानते हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कोशिकीय श्वसन नहीं हो पाएगा, और कोशिकीय श्वसन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर से सुन लो, एकदम लिंक बना करके लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, तथा शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह इस हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन जाता है। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन शरीर में एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो तुम जानते ही हो कि फिर कोशिकीय श्वसन कम हो जाएगा, फिर तुम्हें ऊर्जा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ये सारी बातों को तुम लिख सकते हो। और ये वाला जो रोग होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है उसे एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तुम जानते हो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, शरीर का रंग पीला पड़ जाएगा, शीघ्र थक जाएंगे, श्वसन दर तो कम हो ही जाएगा। ये सब बातें तुम लिख सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण यानी दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले हृदय के कार्य को समझना होगा, जो कि मैंने बताया ही है। तो सबसे पहले पूरे शरीर से जो रक्त है, कैसा रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ आता है, हृदय में आता है। कहाँ आता है, हृदय में आता है, यानी कि हृदय में आ गया, कोई बात नहीं है। इसके बाद ये चला जाता है तुम्हारा फेफड़ों में, और फेफड़ों में जा करके यहाँ पर इससे ऑक्सीजन मिलता है, और वापस ये जो ब्लड है, यह जो रक्त है, वापस हृदय में आ जाता है। तो तुम देखोगे, और फिर पूरे शरीर में इस ब्लड को भेज देता है, और उस पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको ले लेगा, और फिर ऑक्सीजन विहीन रक्त फिर से वापस कहाँ आ जाएगा, तुम्हारा हृदय में आ जाएगा। तो तुमने देखा कि ये पूरा मिला करके हृदय का कार्य होता है, और पूरा को हम लोग एक चक्र मानेंगे। कितना चक्र मानेंगे, एक चक्र, यानी एक चक्र में पूरा काम हुआ। हृदय में आना, हृदय से फेफड़ों में जाना, फेफड़ों से वापस हृदय में आना, और फिर पूरे शरीर में जाना। ये पूरा मिला करके पूरा इसका कार्य हुआ, और वह एक चक्र कहलाएगा। अब तुम देखो, इस एक चक्र में जो रक्त है हृदय में कितने बार आया बच्चों, 2 बार। पहली बार पूरे शरीर से हृदय में आया था, और दूसरी बार फिर से यह शुद्ध होकर के हृदय में वापस आ रहा है, यानी 2 बार हृदय में यह आता है। और इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, यानी एक चक्र में यह जो हृदय है, यह जो रक्त है हृदय में 2 बार प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहेंगे।
तो जब एक चक्र में रुधिर या फिर ब्लड या फिर खून 2 बार हृदय में आ जाता है तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। या हम लोग इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब रुधिर एक ही चक्र में हृदय में 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित रूप में और दूसरा ऑक्सीजन विहीन रक्त के रूप में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण कहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, जिसका वर्णन तुम कर सकते हो। ये देखो चित्र में भी दिखाया गया है, इसको लिख लेना और इसको तुम कर सकते हो इसका वर्णन। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, तो मनुष्य को अपने शरीर का तापक्रम को नियत बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। और उसके लिए यदि बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को तोड़ता है और उससे तुम्हारा फिर क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यानी ज़्यादा यदि ऑक्सीजन होगा तभी हमें ज़्यादा ऊर्जा मिल पाएगी। और यही कारण है कि यहाँ दोहरा रक्त संचरण में तुम्हारा ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते, हृदय में ये अलग अलग होते हैं। और इस कारण से हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाता है और हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो हमें ही नहीं, सिर्फ पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पक्षियों में भी ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती है। समझ गए? क्या मछलियों में ऐसा होता है? नहीं, मछलियों में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उसमें हृदय में रक्त जो है बस एक ही बार आता है। तो उसमें कैसे होता है, यहाँ भी देख लो। तो मछलियों में जैसे हृदय है, वह क्या करेगा, पूरे शरीर से रक्त को बुलाएगा। कैसे रक्त को बुलाएगा? अशुद्ध रक्त को बुलाएगा और उसके बाद उसको पंप कर देगा और ये सारा रक्त कहाँ चला जाएगा, गिल्स में चला जाएगा, गलफड़े में चला जाएगा। और वहीं पर तो जानते हो ना कि मछलियाँ जब सांस लेती हैं तो ऑक्सीजन गिल्स में पहुँचेगा। तो पानी के थ्रू सांस लेती है मछलियाँ, जानते हो कि मुंह में पानी लेगा तो वह गिल्स से होता हुआ बाहर पानी निकल जाएगा और ऑक्सीजन को वो अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से यह जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय कहाँ भेज दिया, गलफड़े में भेज दिया और वहाँ पर ऑक्सीजन वो लेगा। तो उसके बाद रक्त फिर वापस हृदय में नहीं आता है, वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर रक्त जो है सिर्फ एक चक्र में, एक चक्र में एक ही बार हृदय में आता है, एक बार हृदय में क्या होता है, आता है। इसलिए इसको एकल परिसंचरण हम लोग कहते हैं। अब देखो नया प्रश्न है 12, बोलता है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ देख लो, ये हो गया जाइलम और ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्लोएम। तो तुम जानते ही हो भाई कि जाइलम में जल और खनिज लवणों का वहन होता है, जबकि फ्लोएम में भोजन का वहन होता है, परिवहन होता है। जल को पौधों के जड़ों से अन्य भागों तक ले जाएगा, जबकि भोजन को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाता है फ्लोएम। ये बात ध्यान देखना कि दोनों दिशाओं में या फिर सभी दिशाओं में, ये वर्ड हम लोग यहाँ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जाइलम में सिर्फ एक दिशा हो रहा है, नीचे से ऊपर ही ये जल जा रहा है। अब देखो जाइलम में पदार्थों का वहन सरल भौतिक दबावों की सहायता से होता है, यहाँ कोई भी ऊर्जा का खपत नहीं होता है, जबकि फ्लोएम में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है परिवहन के दौरान। तो ये 3 अंतर तुम कर सकते हो। अब प्रश्न संख्या 13 देख सकते हो, बोलता है फुफ्फुस में कूपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना करें। तो भाई रचना की पहले तुलना करना है, फिर क्रियाविधि की। तो पहले हम लोग रचना की हम लोग देख लेते हैं तुलना। तो ये हो गया कूपिका, फुफ्फुस की कूपिका और वृक्क की वृक्काणु। तो यहाँ देख सकते हो फुफ्फुस के अंदर जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, कूपिका। और जो वृक्काणु होता है वह गुर्दे के अंदर यानी कि तुम्हारा वृक्क के अंदर पाया जाएगा। और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वृक्काणु बोलते हैं।
अब देखोगे कूपिका में प्याले की आकृति होती है, लेकिन वृक्काणु एक जटिल संरचना है। इसमें केशिका गुच्छ होता है, बोमन संपुट होता है और नलिकाकार भाग होता है। तो रचना बता रहे हैं ना, तो ये रचना का अंतर हो गया तुम्हारा। कूपिका के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का सघन जाल बिछा होता है, ये भी तुम जानते हो। और बोमन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छ उपस्थित होता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। यानी इसमें भी केशिकाओं का तुम्हारा गुच्छा या जाल भी देखने को मिलेगा। अब देखो क्रियाविधि की तुलना यदि हम लोग करें, तो यदि क्रियाविधि की तुलना करेंगे हम लोग कि क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला तो यह जान लो कि यहाँ पर जो रुधिर है, ठीक है, तो जो तुम्हारा जो रुधिर है वह क्या करता है, वह यहाँ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है कूपिका में, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस कूपिका में डाल देता है। तो कूपिका में तुमने पढ़ ही लिया है कि जो उसके चारों ओर रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें आरबीसी पाया जाएगा, उसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, और वही जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और जिसके कारण वह ऑक्सीजन जो है वह हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। और इसी प्रकार से पूरे शरीर के द्वारा लाया गया CO2 को कूपिका में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वह शरीर से बाहर निकल जाता है। ये कार्य किसका है, तुम्हारा कूपिका का कार्य है। और वृक्काणु तो तुम जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका क्या है, ये नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निस्यंदित करता है, निस्यंदन करता है और मूत्र का निर्माण करता है। और ये जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों इनके क्रिया का फर्क है, इसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्रिया में ये सारा चीज बहुत अच्छे से तुम बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तो बस बने रहो, सारे के सारे वीडियोस देखो, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। धन्यवाद।